चल, थैंक यू। ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर को। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो स्टडी किया था उसमें हमने अल्फा बीटा पार्टिकल्स की एमिशन थी, रेडियो एक्टिव रेस की जो डिटेक्शन होती है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे मैस इफेक्ट को, और मैस इफेक्ट्स वगैरह कैसे आते हैं हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। देखें, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस अगर सेपरेटली मेजर किया जाए तो ये डिफरेंट होगा, लेकिन अगर इन दोनों को मिला के इसका मैस देखा जाए तो ये चेंज होगा। तो ये कम होगा उस मैस से जो सेपरेटली आपने मेजर किया। तो measured mass of nucleus is always less than the sum of individual protons and neutrons। जैसे हीलियम के केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप हीलियम के केस को डिस्कस करेंगे तो हीलियम के केस में ये मैंने वेट उसके थ्योरेटिकल लिखे हुए हैं कि थ्योरेटिकली आप इसके मैस ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मैस कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये आ रही है, और एक्चुअल वैल्यू ये आ रही है। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। इट मीन्स 0.03040 AMU जो है इसकी अमाउंट कम है। अब यहाँ से जो इंटरेस्टिंग पॉइंट डेवलप होता है वो आ जाता है कि आपके पास ये मैस एक्चुअली कहाँ जा रहा है, और ये मैस कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। तो ये मैस जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी मैस के बारे में मशहूर ज़माना E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर इक्वेशन जो है। तो एनर्जी मैस रिलेशनशिप, एक्चुअली एनर्जी और मैस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपने स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मैस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये देखिएगा, मैंने इसके आगे ना इसकी यूनिट कन्वर्टिंग की हुई है। यहाँ देख लें कि आपके पास डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी अर्ज में है, और 1 अर्ज जो है ये किसके बराबर है, इतने किलो कैलोरीज के बराबर है। तो जब आप इसको किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2.15 इंटू 10⁻10 आ जाएगी किलो कैलोरीज के हिसाब से। कई बार आपको वो कहता है अर्ज में एनर्जी निकालने, और कई बार वो किलो कैलोरीज में कहता है, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है ना, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें जरा मैस डिफेक्ट देखते हैं हीलियम के लिए। अब ये आपके पास ये यहां देखिएगा, आपने लिथियम और हाइड्रोजन, लिथियम और प्रोटियम को आपस में रिएक्ट करवाया, लिथियम प्लस प्रोटियम। अब इनके आपके पास जब ये आपस में हिट किए तो 2 हीलियम बन गए आपके पास। इनके मैसेज लिखे हुए हैं यहां पर। आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब मैस निकाला तो चेंज इन मैस आ रहा है 0.0186, और जब आपने इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो एनर्जी की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10⁸8 किलो कैलोरीज। अब इमेजिन करें जरा कि अगर मैस 0.0816 टाइम्स कम हो रहा है, इतना सा मैस कम हो रहा है, तो इसके नतीजे में बनने वाली एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा है। तो एक एटम बम के अंदर या एटॉमिक रिएक्शन के अंदर जब आप लोग चले जाते हैं एटॉमिक बॉम्ब रिएक्शन के अंदर, तो उसके अंदर आप याद रखें 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो है, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटॉप, ये कितनी एनर्जी रिलीज करता है, ये 30 लाख किलो कोल। 30 लाख किलो कोयला एक बारी में जला दिया जाए, या 1 किलो यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाए, आपके पास ये दोनों की एनर्जी सेम है। तो इमेजिन करें आप एनर्जी की वर्थ को कि कितनी ज़्यादा है। और अगर आपको मलिक साहब मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न फिजिक्स याद हो तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है उन्होंने, जो बीएससी में है ना मॉडर्न यस फिजिक्स की बुक, उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो ये बहुत हैवी एक एनर्जी है जो इसके अंदर रिलीज हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा फिनोमिना और है जिसको न्यूक्लियर आइसोमरिज्म कहा जाता है। अब ये द पेयर ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट हाफ लाइफ्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये आप याद रखिएगा, जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप है Z और एक है X2, ये यूरेनियम की फॉर्म बता रहा हूँ। एक का हाफ लाइफ है 1.14 मिनट्स और एक का है 6.7 आवर्स।
इसमें 91 प्रोटॉन्स है और 143 न्यूट्रॉन्स है। तो ये एक्चुअली आपके पास पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन है, लेकिन आपके पास डिफरेंट हाफ लाइफ आ जाती है। तो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, तो इसलिए न्यूक्लियर आइसोमरिज्म याद रखें कि न्यूक्लियर आइसोमरिज्म में उनकी हाफ लाइफ की बेस के ऊपर आपके पास आइसोमरिज्म जनरेट होता है। या ये ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर आइसोमरिज्म आर बेस्ड ऑन देयर हाफ लाइफ, नॉट ऑन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स। जी नहीं जी, इसके बाद यहाँ पे मैथ डिफेक्ट हम कर रहे थे, मैंने अभी, हाँ जी, ये पीछे वाली कन्वर्जन मैंने आपको भी करवाई थी, क्योंकि पीछे वाली कन्वर्जन जो यहाँ आपने पढ़ी है ना, ये वाली इज इक्वल टू एम सी स्क्र एनर्जी मैस कन्वर्जन, ये यहाँ पर इस्तेमाल होगी आपकी। बाइंडिंग एनर्जी, अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियस वो क्या है? न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अच्छा जी, न्यूक्लियॉन्स, nucleons are bound to one another by very powerful forces. The energy of the energy that bind the nucleus together is called nuclear binding energy. अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ये वो मैस डिफेक्ट है कि जितना मैस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन चेंज हो रहा था, एक्चुअली वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। ये आप याद रखिएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट क्यों हो रहा था? न्यूक्लियस को बाइंड होने के लिए एनर्जी चाहिए क्यों? देखिए जी, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो ये प्रोटॉन तो प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए समझ लें कि इसकी बाउंड्री के ऊपर जो एक फोर्स है जो इनको इकट्ठे रखे हुए है, वो आपके पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। इसके लिए न्यूट्रॉन्स का होना जरूरी है। न्यूट्रॉन्स इनको उसके अंदर बाइंड करते हैं। माय टॉपिक इज नॉट दैट टू गो इन द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, अदरवाइज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बाइंडिंग एनर्जी का ओरिजिन क्या है। वो भी आपके न्यूट्रॉन्स की वजह से वो बाइंड करते हैं। इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन ऐसा होता है, हाइड्रोजन, जिसमें एक प्रोटॉन है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी प्रोटॉन आपको कहीं नजर आएगा तो न्यूट्रॉन के साथ नजर आएगा, अकेला प्रोटॉन इसके अलावा आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग। इसके लिए सिंपल सा एक मिसाल याद रख लें कि जैसे ये सारे है ना पॉजिटिव चार्जेस, तो इनको इकट्ठा रखने के लिए, ये मैं लेट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के एतबार से बड़े बेसिक लेवल पे, कि आपके जो न्यूट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह की चीज है, जैसे किसी दीवार के इर्द गिर्द पत्थर नहीं लगाए होते हमने, तो ये बाहर तो जाना चाह रहे हैं लेकिन ये न्यूट्रॉन्स इनको बाहर नहीं जाना दे रहे, जिसकी वजह से ये इसके अंदर बाइंड हुए हुए हैं। लेकिन ये भी तब तक बाइंड रहते हैं जब आपका एटॉमिक नंबर 92 तक होता है। जैसे ही एटॉमिक नंबर 92 को क्रॉस करता है, वो नेचुरली डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप लोग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये न्यूक्लियस का भी एक खास लेवल है जिस तक वो बाइंड रह सकता है। अच्छा जी, इसके अंदर एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। ले जी, वो कहता है जी बाइंडिंग एनर्जी क्या है बोरॉन की, जिसका मैस डिफेक्ट है ये। सिंपल, आपने अर्ज पर मोल में वो एनर्जी निकाल ली, या आपने डेल्टा एम इंटू सी स्क्र निकाल ली, आपके पास ये एनर्जी आ गई। और अगर आपके पास 1 मोल है तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो आप अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक की एनर्जी निकल आएगी। ये सिंपल है कि एक न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी आ रही है, इतनी। ये एनर्जी आ रही थी अर्ज पर मोल। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक न्यूक्लियस की एनर्जी निकल आएगी। तो ये इसका एक मेथड है। अच्छा जी, ये ग्राफ जरा अंडरस्टैंड करना है। न्यूक्लियन एक्चुअली क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये इसका फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ये ग्राफ जो है ना आपको, ये वाला सेमिलो ग्राफ जिसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर मैस 60 तक, अभी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे ड्रॉ किया गया एक ग्राफ है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक एटॉमिक नंबर 60 तक नहीं पहुंच जाता, जैसे 56 है, तो 56 पे आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है।
सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का कंसीडर होता है। इससे ज्यादा जिनके मास है वो फिशन रिएक्शन करेंगे, और इनसे कम जिनके मास है वो फ्यूजन रिएक्शन करेंगे। यानी इससे 56 से जो छोटे हैं वो मिल के बड़े न्यूक्लियस बनाएंगे, और जो 56 से बड़े हैं वो छोटे न्यूक्लियस बनाना शुरू कर देंगे। ये एटॉमिक मास की बात हो रही है। जिनका एटॉमिक मास 60 के राउंड अबाउट आता है, तो उसमें एक 56 आयरन है, उसके बाद फिर 60 से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं जी, इक्विवेलेंस मास 1 a। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का, हम टीचर्स पढ़ाते हुए भी, खास तौर पे वैसे तो ए लेवल्स में तो इसका जिक्र है, लेकिन मैट्रिक में कोई इसका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। हम पढ़ते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या -27 किलोग्राम। कैसे? देखिए, 1 AMU को आप कंसीडर करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन। अब आपके पास 1/12 मास ऑफ कार्बन है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक कितना होता है इसका एटॉमिक मास 12, अगर इसके 1 मोल बनाने हो। और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आप इसको काटेंगे 1 ओवर एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो आपके पास मास ये वाला आ जाएगा। यानी आप सिंपल कह लें कि 1 मोल एटम्स में जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहे हैं 1 मोल एटम। तो एक एटम में कितने होंगे, 1/6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास उसका मैस आ जाता है। तो ये कन्वर्जन थी इक्विवेलेंस ऑफ एटॉमिक मैस यूनिट विद एनर्जी। अब इसकी इक्विवेलेंस हम शो करने लगे हैं। ये देखें जी, E इज इक्वल टू mc²। ये वैल्यूज ड्राइव की हुई हैं आप लोगों ने, पहले भी मैंने पीछे भी करवाई है, आप उसमें नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओहो, ये देखिए जी, E इज इक्वल टू mc² है। यहाँ पर हमने मैस पुट कर लिया और यहाँ पे हमने उसकी वेलोसिटी पुट कर ली। जो वैल्यू आई वो अर्ज में आ रही थी। 1 कैलोरी कितने अर्ज के बराबर है, ये मैंने लिखा हुआ है। और जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास एनर्जी निकल आई कैलोरीज में। फिर अगर आपने इस अर्ज को जूल में कन्वर्ट करना है, अगर अर्ज को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो उसकी कैलकुलेशन ये है। अगर 1 जूल में कन्वर्ट करना है तो आप जो ये वैल्यू है 1.94949 डिवाइड कर दें इसको जूल्स की वैल्यू के साथ, तो यूं आपके पास उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ लिखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आएगी तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछता है वो। ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव है जो हमें सिंपली याद रखना चाहिए, लेकिन अगर वो एनर्जी पूछ ले पर एटम जो हमारे पास आ रही है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास आती है। ये किसके हवाले से बात कर रहे हैं, एक एटम के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ मैस ऑफ 1 एटम कंसीडर किए। तो मैस ऑफ 1 एटम के एतबार से अगर एनर्जी देखें तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इमेजिन करें कि एनर्जी की पावर या स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। खैर, इसके अलावा जी वो ब्रिलियम की कहता है जी, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। इसका मैस ये है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है और हाइड्रोजन मैस गिवन है। अब इस चीज के जरिए आप लोगों ने इसकी एनर्जी को फाइंड करना है। तो कैलकुलेशंस आपके सामने है। हमारे पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इनकी वैल्यू मिलाई, आपके पास आंसर आ गया थ्रेटिकल। थ्रेटिकल में से एक्सपेरिमेंटल आंसर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.033080 AM। तो ये इसका मैस डिफेक्ट है। इस मैस डिफेक्ट से फिर आप एनर्जी कैलकुलेशन भी करते हैं। ये मैस आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, ये मैस है मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने उसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी निकले। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी किसकी आ गई, ये 4 पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स की। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर निकालनी हो तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो ये आपके पास 7.0745 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल एनर्जी जो है इसके अंदर वो निकल आएगी। तो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, मैंने सॉल्व की हुई हैं, आप एक दो बार सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये मैंने बात पहले भी डिस्कस की थी। कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होगा? जिसकी N/P रेशियो 1 के बराबर है, जिनका एटॉमिक मास 20 तक है और उनकी N/P रेशियो 1 के बराबर है, वो स्टेबल है। यानी आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं? जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने कल बात की थी कार्बन 12 की, जब कार्बन डेटिंग कर रहे थे हम लोग, तो कार्बन 6 और 12 बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये इसकी हाफ लाइफ होती नहीं है, मोस्ट स्टेबल है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन 6 और 14 की, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में, बीटा पार्टिकल को एमिट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। अब ये जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली ये क्या चीज़ है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हुए इसके अंदर से एक बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और अब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर 6 प्रोटॉन थे और तकरीबन कितने आ गए, 8 न्यूट्रॉन थे, जबकि यहाँ पे 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये इसके अंदर एक डिफरेंस है जो आप 20 तक याद रखेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर 20 तक है ना। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है तो स्टेबल वो होंगे जिनके न्यूट्रॉन कम होंगे और प्रोटॉन ज्यादा होंगे, न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1। अगर तो 20 तक एटॉमिक नंबर है तो N/P 1 के बराबर है तो स्टेबल है। अगर 20 से ज्यादा है तो फिर N/P मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो ये आ जाएगा जी उसके अंदर। तो N/P वैल्यू अगर डिक्रीज करती है किसी भी जगह पर, देखें ना, ये जैसे ये है, अब इस केस में देखें अगर N/P की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जैसे यहाँ पर N/P की वैल्यू थी 1.33 और यहाँ पर 1 है, तो इसका यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर N/P की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपके पास कि यहाँ पर ये स्टेबल की तरफ जाता जाएगा। यानी N/P रेशो आप किसी भी एटम की निकाल लें, मिसाल के तौर पे आपसे कह दिया जाए कि कार्बन 6 और 12 है, इसे कन्वर्ट कर दिया है फर्ज करे बोरोन 5 और 12 में, तो यहाँ 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ 5 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अब इस केस में क्या होगा, N/P जो है रेशो, तो आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1 है जबकि ये वाली ग्रेटर देन 1 है। तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये स्टेबल नहीं होगी, ये मस्ट बी लेस देन 1 होनी चाहिए। रेशो की बात कर रहा हूं मैं, इस रेशो की 7/5, ये 1 है और ये 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो इस वजह से आपका ये स्टेबल न्यूक्लियस कंसिडर नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन की बात करूं मैं, यानी कार्बन और नाइट्रोजन की, कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714, तो यहाँ 1.33 की रेशो होगी और यहाँ होगी 1 की, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये यूं स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इसकी स्टेबिलिटी के एतबार से। ले जी, अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस की तरफ, सेपरेटिंग ऑफ हैवी सर एक्सक्यूज मी, न्यूक्लियाई। जी जी सर मैजिक नंबर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, वो भी मैजिक नंबर स्टेबिलिटी आगे के यहाँ जाके से। आएंगे, ऑब्जेक्टिव में ना मैंने मैजिक नंबर एंड पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो पीरियोडिक टेबल के एतबार से ठीक भी है है, ठीक। कौन कौन से नंबर है, ठीक है, वो मैजिक नंबर ना एंड पे हम करते हैं इसके, ठीक है। जी सर ठीक। चले, सर तो जी न्यूक्लियर ठीक है, फिशन थैंक यू सर। प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या है जी? हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट कर जाता है छोटे न्यूक्लियाइज के अंदर, और इसकी बड़ी कॉमन जो एग्जांपल है आपके पास वो आपके सामने है, जैसे यूरेनियम है। अब यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम ब्रेक डाउन करता है, और आपको पता है कि इसने क्या तबाही मचाई हुई है, ये एटम बम का सारा जो किस्सा है वो यूरेनियम और पोलोनियम के ऊपर ही है।
तो इसके अंदर जो बात ज़रूरी समझने वाली है वो ये है कि आपके पास हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर न्यूक्लियस में। ड्यूरिंग दैट टाइम वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, स्मॉलर न्यूक्लियाई में। अनस्टेबल पेरेंट एटम इज कन्वर्टेड इनटू स्टेबल डॉटर एटम्स। इसके साथ न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखिएगा लॉस ऑफ 0.2 AMU। अब इसकी जब कैलकुलेशन की गई तो इसमें से इतना 0.2 AMU जो वेट है वो कम होता है पर यूरेनियम एटम। अब 0.2 AMU कम हो रहा है एक यूरेनियम एटम में से, और ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है कितनी, 2.5 मिलियन ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ कोल। कोयले की एनर्जी से इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है ये कन्वर्ट करता है। और ये आपके पास बड़ा एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी एनर्जी के सोर्स के वाले से। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आप समझते हैं कि जो कि चलता रहता है, प्रोसीड करता रहता है, प्रोपागेट करता रहता है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, वो जो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ है क्रिटिकल मैस, कि कितना कम से कम मैस है एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। मैं उन लोगों के लिए जो यंगस्टर है हमारे, जिन्होंने ये यूरेनियम के हवाले से ज़रा इंफॉर्मेशन कम पड़ी है, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम पे बम्बार्ड होता है तो इसके नतीजे में क्रिप्टॉन, बेरियम, जो भी डॉटर एटम, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर पड़े हुए 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करते हैं। 1 से 3, 3 से 9, 9 से फिर 27, और ये एक इतना बड़ा लिम्ब ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और बड़ा अग्रेसिव रिएक्शन होता है ये वाला, जिसका हिरोशिमा नागासाकी मुंह बोलता सबूत है आज के दौर में। तो ये आपके पास वो रिएक्शन है। तो क्रिटिकल मैस क्या है, चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जितना मैस रिक्वायर्ड है वो क्रिटिकल मैस है, और यूरेनियम के लिए ये 10 किलोग्राम है। ले जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी रिलीज। जब इसमें एनर्जी रिलीज होती है फिशन रिएक्शन में, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। इसके लिए मोस्टली यूरेनियम और पोलोनियम यूज होते हैं, 235 एंड 239। इसके बाद जी ये हमारे पास जो पहला कंट्रोल्ड रिएक्शन किया गया था, अमेरिकन इटालियन बोर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट था फर्मी के नाम से। और फिर जो एटम बम है, एटम बम में आपको पता है एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एटम बम को प्रोपगेट यानी इसको चलाने का तरीका क्या है, ये देखिएगा। ये मैंने भी इवन फर्स्ट टाइम ये पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, कि हमें ये लगता है कि हमने यूरेनियम को स्टार्ट करना है तो हम उस पर सिंपल न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम ये न्यूट्रॉन किसी एनर्जी सोर्स से लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले ट्राई नाइट्रोटोलीन TNT ये यूज कर रहे हो। आपको पता है TNT हैंड ग्रेनेड्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि TNT जो है ये आपका एटम बॉम्ब है ना, एटम बॉम्ब की शक्ल देखेंगे तो आगे से ऐसी होगी, कैप्सूल लाइक। और चले मैं इसका ना आपको ये बता देता हूँ। लेदर पॉकेट में TNT रखा होता है जिसको आप लोग डेटोनेट करते हैं, और ये यूरेनियम के एक मैस के साथ टकराता है जिसको एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद यूरेनियम एक्चुअली TNT से मिलता है। TNT डेटोनेट होता है, जैसे आप किसी रिमोट कंट्रोल बम को चलाते हैं, TNT इस तरह जनरेट होता है। ये यूरेनियम को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी दे के, जिसकी वजह से यूरेनियम में से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और फर्दर रिएक्शन जो है वो न्यूट्रॉन स्टार्ट करवाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इंस्टेंट चेन रिएक्शन होकर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और डेडली गैमा रेडिएशन रिलीज होती है। ये टेम्परेचर ऑफ सन है, यानी समझ ले जमीन के ऊपर सूरज जितना जो है आपके पास हो आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जी जिशान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। सर मुझे तो किसी सर ने किसी और मेथड से बताया है। क्या ये बताया जो उन्होंने? आप बता रहे हैं, ये जो एटॉमिक बम है, हाँ वो जी, थोड़ा सा प्रिंसिपल इससे डिफरेंट बता रहे थे। वो क्या प्रिंसिपल था? वो तो कह रहे थे कि हम न्यूट्रॉन डायरेक्ट किसी कंपाउंड से इजेक्ट करवा कर फॉल करवाते हैं न्यूट्रॉन, वो ये जो यूरेनियम पे। मेरे ज़हन में भी यही था, हमें भी यही पढ़ाया गया था। हम भी जब ज़्यादातर ये पढ़ते रहे ना पहले, ये तकरीबन सबने ये, हमने जर्नल फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिकल में जाते हैं ना कि एक्चुअली वो कर कैसे रहे हैं। ठहरे मैं आपको बुक का रेफरेंस। सर शायद ये जर्नल
मैं आपको ना वो बुक का रेफरेंस देता हूँ जिस बुक से मैंने इसको पढ़ा है, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। वो अभी बुक में ओपन करके ना, तो मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि वो डायरेक्टली जो बात है ना वो आपको क्लियर हो कि ये एक्चुअली में वाक़ई वैसे हो रहा है, क्योंकि मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था कि टीएनटी की ज़रूरत क्या है उसके अंदर। अच्छा ये देखिएगा, इसके ना ये तो चेन रिएक्शन है ना, ये उसी बुक का रेफरेंस है, मैंने पिक्चर ली हुई है कि आपके पास यहाँ पर ये टीएनटी एक्सप्लोसिव चार्ज पड़ा हुआ है। ये टीएनटी जब एक्सप्लोड होता है तो ये उस यूरेनियम को एक्टिव करता है, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल से चलाना है। अब आप मुझे बताएं कि अगर यूरेनियम का आपने न्यूट्रॉन ही सोर्स लिया हुआ है, तो नेचुरल चीज़ें तो वैसे ही अपने अंदर से न्यूट्रॉन निकालती रहती हैं, तो ये तो किसी टाइम भी न्यूट्रॉन जाके उसके साथ यूरेनियम के साथ स्ट्राइक कर सकता है। अगर आप यहाँ पर टीएनटी की बजाय कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल लेते हैं तो बात समझ आई आपको? जी, आपने जी ज़ीशान, 1 मिनट मैं ज़रा बुक का रेफ़रेंस भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। नहीं, ठीक किया आपने ये बात किया, हम इसको ना रेफ़रेंस से दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जी ज़ीशान, बोलें आप। सर मैं ये कह रहा हूँ शायद उन्होंने किसी स्पेसिफिक मेथड के लिए बताया है मुझे, वो अच्छा। शायद इधर यूज नहीं करते होंगे बुक वगैरह में। नहीं, अब वो एटॉमिक, अगर वो एटॉमिक कमीशन में है तो माइट बी पॉसिबल कि शायद उन्होंने फिर आपको उस हवाले से बताया वो हो। वो वो थे सर, प्रोफेसर ये डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने बताया, जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के, वो ये हमें एनालिटिकल पढ़ाते थे, उन्होंने बताया है। फिर हो सकता है भला, लेकिन मैंने आपको, चले मैं बुक का रेफ़रेंस जो है ना इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा। वैसे जो मैंने इसके बारे में थोड़ी-सी रिसर्च की थी, क्योंकि नेट पे ज़्यादा ये चीज़ें हम सर्च भी नहीं ना कर सकते। वो एक हाँ दफ़ा जी, वो बैठ के फरूकी मैं साहब की बुक में, वो जो फरूकी साहब की बुक में हमने पढ़ा हुआ था ना सर, जी, जी। उधर उन्होंने लिखा हुआ था कि टीएनटी यूज करते हैं, हाँ जी। लेकिन सर ने बताया ये टीएनटी यूज नहीं करते, उसके लिए कोई और वो कोई एटम है, जी, अगर सर ने कहा है तो उसको ही यूज डेफ़िनेटली अब किया हम जाता उनकी है। बात को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। देखिए पोलोनियम सोर्स होता है आपके पास, या कोई भी न्यूट्रॉन का सोर्स है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? देखें इसके अंदर बड़ी सीधी-सी बात है। मैं समझ गया हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। वो बात और तरह से हुई होगी मेरे ख़्याल से, थोड़ी-सी ना अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है, ये देखें। चलें ये आप ही की बात को हम ले लेते हैं कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है। आप मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन रिलीज़ करता है अपने अंदर से? कौन-सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी होगा वो अपने अंदर से या अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, या बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा, या गामा रेडिएशन रिलीज करेगा। 3 चीजें ही हमने पढ़ी है ना। इसके अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डायरेक्ट न्यूट्रॉन अपने अंदर से रिलीज करता है? कोई आपकी नजर में है ऐसा एलिमेंट? अब ये न्यूट्रॉन एक्चुअली किसी रिएक्शन के जरिए जनरेट करवाया जा रहा होगा, और वो रिएक्शन क्या हो सकता है? आपके पास पोलोनियम सोर्स है, पोलोनियम में से आपके पास अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियाई है। ये जो न्यूक्लियाई है इसको बम्बार्ड करवा दें, फर्ज कर लें आप ब्रिलियम पे करवा दें, एफएससी को ले लेते हैं, ये इसके नतीजे में कार्बन और एक न्यूट्रॉन रिलीज करता है। ये न्यूट्रॉन आगे एज अ प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हैं, जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास काम कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो हम टीएनटी यहाँ रख रहे हैं वो इस सोर्स में से ज्यादा अल्फा पार्टिकल एक खास टेम्परेचर पे रिलीज करवा रहा हूं। व्हाट डू आई थिंक इन दिस? जी जिशान। जी सर, यही बेरिलियम ही यूज करते हैं। हाँ, वो फिर बेरिलियम यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसको ट्रिगर करवाने के लिए ना वो टीएनटी को यूज करेंगे, ताकि टेम्परेचर उतना आ जाए जहां पर आपके पास रेडिएशन जो है उनका एमिशन ज्यादा हो। अगर बेरिलियम भी यूज करते हैं, कैडविक का जी काम है ना, तो उसके जी लिए जी। उसको ट्रिगर करने के लिए ये फिर यूज कर सकते हैं। ये हो सकता है कि टीएनटी का यूज उसको ट्रिगर करने में हो, न्यूट्रॉन को जनरेट करवाने में हो। टीएनटी सर खुद भी ब्लास्टिंग मटेरियल है। हाँ जी, तो वो खुद भी तो ब्लास्ट करेगा ही ना एटम बम। लेकिन चलें इसके बारे में फिर तहकीक करते हैं, बजाय इसके फिर इससे पहले कि एफआईए मुझे पकड़ ले, उससे पहले मैं आपको नोट्स ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी फिर अगर ठीक है मैं सर, पकड़ा ठीक गया है। तो फिर देखी जाएगी। वो कहे तू कौन सा एटम बम बना रहा है वीडियो थैंक पढ़ाते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलें जी।
तो फर्स्ट चेन रिएक्शन है जी। आपके क्वेश्चन जो है बड़े नहीं सर, यूजफुल। वैसे जनरली बात आ गई थी ना, मैंने कहा नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन बड़े यूजफुल होते हैं। बल्कि एक बार देखे ना, आपको अगर उन्होंने बताया इस्लाम साहब ने, तो हमारे भी टीचर हैं वो, फिर हम तो एक बार जाके देखेंगे ना, थोड़ी तहकीक तो करनी चाहिए। ये देखें जी, फर्स्ट कंट्रोल चेन रिएक्शन है आपके पास, जो जी कि सर। इटालियन बोर्न अमेरिकन फिजिक्स था, एमिको फर्मी। फर्मी रेजोनेंस भी इनके नाम से बड़ी मशहूर है। तो ये 1942 में शिकागो में ये किया गया था, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। ये मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पे ऐड किया था। अच्छा, इसके बाद देखिएगा आपके पास ये एक्सप्लोसिव है। तो ये आपके पास वो बम है। अब ये अल्लाह जाने टीएनटी के ऊपर क्या रोल है, लेकिन चलें आप फिलहाल जो यही कंसिडर कर लें जो बुक में मैंने पढ़ा है। और ये आपके पास है, ये वो दो नामुराद चीज़ें हैं जिसने बड़ा बेड़ा गर्क किया था, लिटिल बॉय एंड द फैट मैन। और ये लिटिल बॉय एंड द फैट मैन की स्टोरी अगर आप में से मोस्टली लोगों को पता होगी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखें, ये लिटिल बॉय वाज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन यूज्ड इन वॉरफेयर। इट एक्सप्लोसिव 1800 फीट ओवर, 1800 फुट ऊपर हिरोशिमा के ऊपर, जापान में, अगस्त 6 की मॉर्निंग 1945। 1300 टन, ये देखें ना, इसमें इसके साथ लिखा हुआ है 1300 टन ऑफ टीएनटी। ये देखें ना, 1300 टन ऑफ टीएनटी, साथ रेफरेंस दिया हुआ है इसने। इसमें इमीडिएट डेथ कितनी सी, 1,30,000 तक इसमें मौत हुई थी। वेरी सॉरी टू से, जो आज इंसानियत के अलमबरदार बने फिरते हैं, उन्होंने क्या क्या तबाही नहीं मचाई है। और ये आपके पास फैट बॉय है। इतने से एटम बम ने, इतने से यूरेनियम ने इतनी तबाही मचाई है, 1,30,000 लोगों की डेथ है। लोग एवेपोरेट हो गए थे। एक रफ से आइडिया के मुताबिक, जो हमारे एफसी में टीचर थे, डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर तारिक मियाँ, और एक वो दूसरे हैं हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के सईद साहब, उन्होंने ये बताया था कि जब एटम बम फटता है तो पहले 5 सेकंड के लिए जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 1,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और 1,00,000 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री पे पानी बॉयल कर जाता है। और अगर पानी में कोई गिर जाए तो उसकी यखनी बन जाती है। चंगेज खान ऐसे अपने घोड़ों को यखनी पिलाया करता था इंसानों को। तो 100 डिग्री पे बंदा बचता नहीं है। 1600 डिग्री पे लोहा बॉयल कर, यानी मेल्ट कर जाता है। भट्टी के अंदर कोई बंदा गिर जाए, खुदा ना करे, तो वो बच नहीं सकता। तो 1,00,000 डिग्री का मतलब ये है कि बिल्डिंगे, और यही बात क़यामत की निशानियां, पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे रुई के गोले हैं। तो आई थिंक सो कि वो कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होता है। पहले 5 सेकंड के लिए इतना टेम्परेचर होता है। तो एक शहर में इतने लोग मारने के लिए इनफ होगा। फैटमैन वाज द सेकंड न्यूक्लियर वेपन यूज्ड ड्रॉप्ड इन नागासाकी। असल में उन्होंने कोकोआ पे इसको बम्बार करना था, कोकोआ के ऊपर, लेकिन कोकोआ पे बादल बहुत ज्यादा थे, तो फिर जाते वो नागासाकी पे इसको ड्रॉप कर गए थे। इसकी डॉक्यूमेंट है अगस्त 9, 1 अगस्त 6 और अगस्त 9। फैटमैन डेवस्टेटेड मोर देन 2 स्क्वायर माइल्स। 2 स्क्वायर माइल सिटी को बिल्कुल तबाह कर दिया था, और 45,000 डेथ थी इसके अंदर। ले जी, इसकी टोटल फोर्स जो थी वो 20 किलो टन ऑफ टीएनटी के बराबर है, ट्राई नाइट्रोटोलीन। जी खैर, फिर भी ये टीएनटी के ऊपर हम सर्च कर लेंगे, क्योंकि 2 जगहों पे उन्होंने लिखा हुआ है, बुक वालों ने भी। तो है भी ये इंडियन बीएस फल की बुक है, तो ऐसे तो नहीं वो लिखते, लेकिन चले फिर भी देख लेते हैं। तो ये जरा एटम बम के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर जी न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं? मोस्टली जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ हो रहे हैं वो पानी को वेपोरेट करते हैं। पानी को वेपोरेट करने के बाद उस स्टीम की मदद से जो आपके पिस्टन होते हैं उनको मूव करवाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। तो इसमें यूरेनियम 235 की रॉड्स होती हैं सबसे पहले। फिर इसमें मॉडरेटर यानी D2O इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर इस्तेमाल होता है, जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है। फिर इसमें कंट्रोल रोड्स हैं जिसमें बोरोन लगाया जाता है ताकि न्यूट्रॉन को कैप्चर किया जा सके। तो बोरोन न्यूट्रॉन में कैप्चर होना शुरू हो जाते हैं, जो लिथियम और हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अल्टीमेटली। कूलेंट है, D2O इज मोर इफेक्टिव देन H2O कूलेंट। फिर इसमें कंक्रीट शील्ड होती है कि शील्ड के अंदर आपने उसको रखा हुआ है। तो ये इसका एक पूरा जो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के एतबार से काम है वो आपके सामने है। इस पिक्चर को देख लीजिएगा तो ये आपको समझ आ जाएगी। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड की थी मैंने कि ये उसके अंदर सारा चल रहा है। इस तरह वो स्टीम आ रही है, वो टरबाइन जनरेटर को मूव कर रही है। वाटर फ्रॉम सीज में ऐड करवाया जा रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जा रहा है। ठीक है, वो वाटर को 320 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम और फर्दर बोरोन 10
कंट्रोल रॉड्स लगाई गई है न्यूट्रॉन कैप्चर करने के लिए, यूरेनियम की रॉड्स हैं, सॉलिड शील्ड है और उसके अलावा कंक्रीट शील्ड है इसके इर्द गिर्द। ओके, तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें आपके पास ना लाइट वाटर न्यूक्लियर प्लांट है एक, जो 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरा है ब्रीडर रिएक्टर। अगर अच्छा आप देखें ना यूरेनियम का जो सोर्स है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूरेनियम का जो सोर्स है ना आपके पास, वो तो खत्म हो जाएगा आपका 5-6 सालों के अंदर जो एक्चुअल है, तो आपके पास तो सप्लाई कम हो जाएगी यूरेनियम 235 जो है। तो यूरेनियम 235 जो एक्टिव आइसोटोप है, इसकी सप्लाई तो 5 से 10 साल या 15 साल मैक्सिमम चलेगी। तो फिर आप क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को थोड़ी सी अमाउंट में लेके इसके ऊपर एनकैप्सूल कर देते हैं इसको, यानी इसको एक शील्ड बना देते हैं इसके ऊपर यूरेनियम 238 की। अब यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा है, यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा है, 235 बहुत कम है। और ये 238 जो है ये शायद 5000 साल तक खत्म ना हो, जो स्टैट्स कहती हैं। तो अब यूरेनियम 235 का जो 238 है ना, इसके अंदर यूरेनियम 235 से एक न्यूट्रॉन निकलता है और वो इसके अंदर बम्बार्ड करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होता है। और जो ये आपके पास कंपाउंड है ना, 2 बीटा पार्टिकल रिलीज करने के बाद, ये पार्टिकल फिर आसानी से क्या कर सकता है, सोर्स है अबाउट जनरेशन ऑफ हीट का, यानी ये काम करता है फिर यूरेनियम 235 की तरह। तो एक्चुअली आप यूरेनियम 238 को खुद ही कन्वर्ट कर रहे हैं पीयू में, प्लोनियम में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है एज अ सोर्स या फ्यूल, जिसको फिर आप आगे बर्न कर रहे हैं उसकी एनर्जी प्रोडक्शन में। इसको ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ये अपना फ्यूल खुद जनरेट कर रहा होता है। तो जो चीज़ 5000 साल तक चल सकती है उसको फिर आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट यूज होते हैं। अब आ जाते हैं इससे ज़्यादा खतरनाक काम, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 लाइट वेट न्यूक्लियाई मिलके हैवी वेट न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है, 100 मिलियन तक एनर्जी रिलीज होती है ड्यूट्रियम से। और ये देखें सोलर एनर्जी जो है, सूरज के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। 2 प्रोटियम मिलके ड्यूट्रियम बनाते हैं, एक ड्यूट्रियम और एक प्रोटियम मिलके हीलियम का ये आइसोटोप बनाते हैं 3n2। और ये जो हीलियम का 3n2 आइसोटोप है, ये फिर 1 से मिलके आपके पास 4n2 बना देता है। और ये अपने अंदर से तकरीबन 1 लाख डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिलीज करते हैं, सॉरी 100 मिलियन डिग्री तक टेम्परेचर रिलीज करता है। तो इसको कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए देखे ना, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस आसान एट 40 मिलियन, आपको 40 मिलियन एनर्जी देनी पड़ती है खुद से। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है कि 2 न्यूक्लियाई, देखें ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, अब ये एक दूसरे से दूर है, लेकिन जब आप इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे ना, वेरी हाई, यानी प्लाज्मा तक इसको ले जाएंगे, तो अब क्या होगा कि ये 2 न्यूक्लियस इतनी जोर से स्ट्राइक करेंगे कि इनकी रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगी और इसकी टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी, जिसकी वजह से ये मिक्स होके एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी हाइड्रोजन बॉम्ब की बेसिस हैं, यानी हाइड्रोजन बम जिसका हम नाम सुनते हैं उसकी सारी की सारी बेसिस यही है। एक्सक्यूज मी सर,